हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे, अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप सभी ने पढ़ाई करना अभी शुरू नहीं किया है, तो यकीन मानो बच्चा कि पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि अब सवाल है आपके 12th क्लास का, और 12th क्लास यानी कि बोर्ड एग्जाम्स। और बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही ना हम लोगों के दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है, इतनी टेंशन आ जाती है। हम लोग सोचते हैं उफ कैसे होगा ये सब, कैसे संभालेंगे हम बोर्ड एग्जाम्स का भार अपने कंधों पे, छोटे छोटे कंधों पे। तो बोर्ड एग्जाम में सभी की इच्छा ये होती है, सभी ये चाहते हैं कि हमारे 90 प्लस मार्क्स आए। और उन 90 प्लस मार्क्स को लाने के लिए, स्कोर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ भाई यहाँ पर कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अच्छे नंबर लाने के लिए। जिनमें से एक है भाई मन लगा के पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से नोट्स बनाओ। तो चलो इस पढ़ाई के सफर को मिलकर आसान बनाते हैं हम और आप मिलकर। तो बच्चा लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और इसी तरीके से पढ़ाई के सफर को हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज शुरुआत करेंगे अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भाई रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जहां पर आज हम सिर्फ और सिर्फ परिचय की बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे अपनी पुरानी क्लासेस को, कि वहां जो हमने पढ़ा था वो क्यों कहा जाता था कि भाई अच्छे से पढ़ लो, आगे चल के काम आएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। और बात करते हैं सबसे पहले अपने 10th क्लास की, कि 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। 10th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था कि जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। हमने वहां पर देखा था जीव जनन कैसे करते हैं। जब हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा था, जहां पर था पुष्पी पादपों के बारे में। पुष्पी पादपों के बारे में पढ़ा था हमने कि पुष्पी पादपों में प्रजनन। छोटा सा टॉपिक था, अगर आप लोगों को अभी भी याद हो, है ना। ये छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। फिर 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? 11th क्लास में आपने पादप जगत पढ़ा था, है ना। पादप जगत पढ़ा था, ठीक है। जहां पर हमने देखा था कि पादपों को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वहां पर आपने ये देखा था। फिर आपने वहां पे जो पुष्प होते हैं, पुष्प की जो शारीर होता है उनका, ठीक है, शारीरिक संरचना देखी थी आपने, ठीक। उसके बाद उनकी क्या देखी थी? आकार की भी देखी थी, है ना। दोनों चीजें देखी थी, यानी कि पुष्पों के बारे में आपने ये सब पढ़ा था वहां पर, राइट। तो देखो, इस चैप्टर की जब मैं बात कर रही हूं, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो अगर मैं यहां पर आती हूं, तो जब मैंने 10th की बात करी है, तो ये चीज हमने 10th में भी पढ़ी थी। 10th में भी पढ़ी थी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या है, कैसे होता है, छोटू छोटू तरीके से पढ़ा था। जब हम 11th में आ गए थे, हमने 11th में पादप जगत के अंदर देखा था, है ना, कि कौन कौन से उसको वर्ग में विभाजित किया है। फिर हमने वहां पे उनका शरीर देखा था, आकारिकी देखी थी। ये सारी की सारी चीजें हमने दोनों क्लास में देख ली थी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर मैं कहूं तो क्या आता है भाई? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्योंकि वहां पर 10th क्लास में आपको नहीं बताया गया था कि पुष्पी पादप क्या होते हैं, ठीक है, कौन से वर्ग में आ रहे हैं या कौन सी क्लास में आ रहे हैं, है ना, कौन से जगत में आ रहे हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने 11th में पढ़ा था, ठीक। और 10th और 11th का कॉम्बिनेशन मिला के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भले चाहे इसके बारे में, लेकिन पढ़ेंगे। चलो, तो भाई जब हम 11th से 12th में आते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। और उन बच्चों को, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों को तो स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। तो उन छोटी छोटी चीजों को चाहे खेल खेल में सीखेंगे, हंसी मजाक में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि लास्ट तक आप सभी के सभी यहाँ पे बने रहें और अच्छे से चीजों को समझें। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगी कि बेटा पढ़ाई में मजा जो होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, तो मजा जो होता है ना वो आपको अपने अंदर से क्रिएट करना पड़ेगा।
आप लोग गाने सुनते हो, मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, उनको देखने के लिए वो एक क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर होती है ना, उत्सुकता होती है कि यार आज एक अच्छी और नई मूवी रिलीज हो रही है, इसके अंदर इतना सस्पेंस दिखाया है, इसको देखेंगे पक्का, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि भाई जब नया चैप्टर हम शुरू करने जाते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए कि यार आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ये है तो इसमें क्या हो सकता है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है वो आपको कोई दूसरा आपके अंदर पैदा नहीं कर सकता है, वो आपको खुद अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी और तभी आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो इसी 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 मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना, इस चैप्टर को हम आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं, आ जाते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि मुद्दा हमारा क्या है। मुद्दा है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि हमारा चैप्टर का नाम। ठीक, तो यहाँ पर जब मैं इन पुष्पी पादपों की बात कर रही हूँ, यानी कि कौन से पादप हैं, कौन से पादप है ये भाई, ये वो पादप हैं जिनके ऊपर पुष्प आते हैं। पुष्प बोलो, फूल बोलो या फ्लावर बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। तो ये ऐसे पादप हैं जिनके ऊपर क्या होता है, जिनके ऊपर आ रहे हैं आपके फूल। ठीक है, तो हमने इन पुष्पी पादपों की बात कर ली। अभी ऐसे पुष्प जिनमें फूल लग रहे हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें ही हम बात करेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक, अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या बोलेंगे इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी अभी अच्छे तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो लैंगिक प्रजनन है, तो हम सभी जानते हैं लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जहां पर एक नर होता है और दूसरी मादा होती है। इन दोनों के संलयन से, है ना, या फिर निषेचन से क्या होती है, संतति पैदा होती है। क्या हो रही है, संतति पैदा हो रही है। और जब नर और मादा का संलयन हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, लैंगिक प्रजनन कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा प्रजनन जो नर और मादा के संलयन के द्वारा होता है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे बेटा पादपों में। कौन से पादपों में पढ़ोगे आप, जिनपे फूल लगते हैं, जिनपे पुष्प लगते हैं। अब इतनी बात बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि हाँ मैडम जी, ये जो आपने बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है, हमको समझ में आ गया है। जल्दी से थम्स अप करके दिखाओ ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया है। हाँ, आ गया है समझ में, जल्दी से थम्स अप दिखाओ, समझ में आ गया है। एक और चीज भाई, जब आपको बोर्ड एग्जाम्स की बात कराई गई है कि भाई हम इस सफर को आसान बनाएंगे, कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तो उन टिप्स में एक और टिप्स आ जाती है कि भाई इस क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं, आपको वो होमवर्क करना है, और जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो मैं होमवर्क आप लोगों से पूछूंगी, इतना भी याद रख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है होमवर्क का, वो होमवर्क आपको पक्के से करना है। इसकी आदत डाल लो, नहीं डालोगे तो 12th में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, याद रखना। ठीक है, होमवर्क करने से क्या होता है ना, हमको चीजें रिकॉल होती हैं, चीजें रिकॉल होती हैं होमवर्क करने से, इसी वजह से। चलो इतना समझा है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने बोला प्रजनन, ठीक है, हमने क्या बोला, प्रजनन बोला, लैंगिक प्रजनन बोला, यानी कि हमने बात करी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो भाई यहाँ पर अगर मैं जनन की बात करती हूँ, जनन को हम क्या बोलते हैं, जनन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी। रिप्रोडक्शन क्या है, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक तो आ जाता है आपका री, ठीक, और दूसरा आ जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, री और प्रोडक्शन। तो री का मतलब हो गया भाई दोबारा, है ना, यानी कि फिर से, या हम अगेन बोल सकते हैं या बार बार बोल सकते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब होता है भाई किसी चीज को उत्पन्न करना या बनाना या प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन। जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, धर्मा प्रोडक्शन हाउस, यशराज प्रोडक्शन हाउस, तो वो क्या है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है ना। हमारा प्रोडक्शन हाउस क्या है, हमारे मम्मी पापा, क्योंकि हमें किसने पैदा किया, हमारे मम्मी पापा ने किया, तो हमारा प्रोडक्शन हाउस क्या है, हमारे मम्मी पापा। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, ये क्या होता है, देखो दो प्रकार का होता है। ठीक, हमने लैंगिक की बात करी थी, एक तो अलैंगिक तरीके का होता है,
अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक जनन हो गया पहला तो, है ना, और दूसरा क्या हो गया, लैंगिक हो गया, लैंगिक। देखो ध्यान से सुनना, सिंपल सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। अब अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हमने बोला, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला इसको हमने, ठीक। अब बिल्कुल इसी तरीके से लैंगिक जनन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी चीज सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, है ना। अब ये जो अलैंगिक जनन होता है, यहां पर क्या होता है कि भाई एक ही जनक काफी होता है, जनक क्या होता है, पेरेंट, है ना, यहां पर एक ही जनक क्या है, काफी होता है, किसके लिए, अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए। लेकिन लैंगिक जनन में मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर लैंगिक जनन में क्या होता है, दो किसकी जरूरत होती है, दो जनकों की जरूरत होती है ना। जनक को मैंने क्या बोला, पेरेंट, ठीक है, माता पिता, ठीक है, दो जनकों की जरूरत होती है। अब वो दो जनक कौन कौन से होते हैं, नर और मादा, ठीक है। अब यहां पर समझो, जब मैंने एक जनक की बात करी है यहां पर, तो मैंने बोला है कि यहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल में अगर मैं इस अमीबा का लेती हूं, ये क्या है आपका अमीबा, ये अमीबा क्या है, ये अमीबा क्या है, सिर्फ एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है। तो सोच के देखो, ये अमीबा अपने सारा काम इसी एक कोशिका से करता है, यानी कि जनन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, खाने का काम भी करेगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ ये एक कोशिका अपने आप करती है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है ना। ये क्या करेगा, ये अपने आप को क्या करता है, इस तरीके से डिवाइड करने शुरू कर देता है, और फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये आ गए दो पार्ट, ठीक है, दो पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अमीबा, चलो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको अमीबा लेके समझा दिया। अब यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मनुष्य आ जाएगा यहां पर एग्जाम्पल, मनुष्य, ठीक है। मनुष्य में क्या है, नर भी होता है और मादा भी होती है, मनुष्य में नर भी है और मादा भी है। नर से क्या मिलता है हमको, नर से नर युग्मक मिलता है, मादा से क्या मिलता है, मादा युग्मक मिलता है। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। जब ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों का संलयन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, उससे क्या होगी, संतति प्राप्त होगी हमको, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुकोशिकीय होता है, हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एक और चीज हमें मिल गई यहाँ पर कि ये क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, है ना। ये क्या हो गए आपके, बहुकोशिकीय हो गए हैं, और ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय, ठीक, ये क्या हो गए, एक कोशिकीय। तो यहाँ पर हम ऐसे पुष्पों की बात करेंगे भाई, जो क्या है, जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है। हम कैसे पुष्पों की बात करेंगे, जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है, ठीक है। ऐसे पुष्पों के बारे में हम जानेंगे। अब इतनी बात कितने बच्चों को अच्छे और प्यारे तरीके से समझ में आ गई है, मुझे इतना बता दो थम्स अप करके, ताकि क्लास को मैं और आगे बढ़ा सकूं। समझ में आ गई है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओहो, यहाँ तो दिक्कत हो गई, पर कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई तो, है ना, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पेज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे हम, और इसको क्या करते हैं, लो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और हम इस पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया आपका, राइट। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी ऐसे। चलो हो गया काम हमारा। देखा कितना सिंपल था, अभी दिक्कत नहीं है बिल्कुल, है ना, समझ में आ गया। चलो अब हमने बात करी है भाई पादप जगत के बारे में। हमने क्या बोला था, हमने 11th में पादप जगत पढ़ा था, है ना। पादप जगत में हमने क्या पढ़ा था,
हम लोगों ने देखा था भाई वहां पे कि जो पादप जगत है इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका अपुष्पोभिद आ जाता है जिसको हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं, एक आता है पुष्पोद्भिद यानी कि फिनारोगैमी क्लास। ठीक है, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था। अब अपुष्पोभिद देखो, जो हर नाम होता है बहुत सोच समझ के रखा जाता है, यानी कि ये बोल रहा है कि इसके पास तो पुष्प ही नहीं है, ये बोल रहा है मेरे पास पुष्प नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा वर्ग हूं जिनमें पुष्प नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या बोलता है, पुष्पोद्भिद, यानी कि ये बोलता है कि मेरे पास तो पुष्प हैं भाई, मैं बहुत ही खूबसूरत वर्ग हूं, खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, फिर ये जो क्रिप्टोगैमी क्लास है इसको 3 में फिर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास थी उसको फिर से 3 में डिवाइड कर दिया कि अगर भाई एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उन 100 बच्चों को 2 क्लासों में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्योंकि 100 बच्चों को एक टीचर नहीं संभाल सकता है। 100 बच्चों को एक टीचर संभालना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए 50-50 बच्चे हमने दोनों क्लास में डिवाइड कर दिए। बिल्कुल उसी तरीके से जो क्रिप्टोगैमी क्लास है, ठीक है, अपुष्पोद्भिद वर्ग है, ये बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर सोचा गया कि भाई इतना बड़ा वर्ग है कैसे संभाला जाएगा, तो चलो क्वालिटीज के हिसाब से क्या सिमिलैरिटीज हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग भागों में फिर से बांटा। एक आपका थैलोफाइटा आ गया, एक आपका ब्रायोफाइटा आ गया और एक आपका टेरिडोफाइटा आ गया, 3 में आ गए। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा जो होता है ये भाई पादप जगत का उभयचर कहलाता है, उभयचर कहलाता है। ठीक है, उभयचर यानी कि एम्फीबियन, अभी बोल सकते हो एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन कहलाता है ये। ठीक है, क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, जल में भी रह सकते हैं प्लस स्थल पे भी रह सकते हैं, जल और स्थल दोनों पे ये रह सकते हैं, इसी वजह से ये इनकी खासियत है। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो ये पादप जगत के सरीसृप होते हैं, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। ठीक, यानी कि क्या हो गए, रेप्टाइल हो गए। अब यहाँ पर जो पुष्पोभिद वर्ग है यानी कि जो फिनारोगैमी क्लास है इसको 2 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से, एक तो जो नग्न बीजी हो गए। ठीक है, अब ये भी बहुत बड़ा वर्ग था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पुष्प पाए गए जिनका जो बीज था वो कैसे थे, नग्न थे यानी नेकेड थे, और कुछ के बीज कैसे थे, वो किसी आवरण से ढके हुए थे, है ना, जिनको हमने आवृत बीजी बोला, तो जो नग्न बीजी हैं तो इन ये जो बीज है इस बीज के बाहर कोई आवरण नहीं है। ठीक, इस बीज के बाहर कोई आवरण नहीं है, लेकिन ये जो आवृत बीजी हैं इनका जो बीज है इसके बाहर एक अच्छा खासा आवरण पाया गया, है ना। अब यहाँ पे जो थैलोफाइटा था इसको शैवाल में, कवक में और लाइकेन में दोबारा से डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि थैलोफाइटा बहुत बड़ा ग्रुप हो गया था। फिर जो आवृत बीजी है इसे फिर से डिवाइड किया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। अब भाई अब आई ना असली मुद्दे की बात कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे बोला लैंगिक प्रजनन। क्या बोला हमने, लैंगिक प्रजनन बोला। ऐसे पादपों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है ना। अब ऐसे पादप कौन से हैं, किस में आते हैं, वो आते हैं आपके आवृत बीजी में। किस में आते हैं वो, आवृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। पुष्पी पादप कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम आवृत बीजियों के बारे में यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो भाई पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म लैंगिक प्रजनन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिनमें पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का पालन करते हैं। जो पुष्प होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंगिक प्रजनन में। ऐसे पुष्प में नर भी होता है और मादा जनन अंग भी होते हैं, जो आगे नर और मादा युग्मक को बनाते हैं। ये नए पौधे बनाने के लिए निषेचन करते हैं। समझ में आया, जो इतनी लंबी अभी मैंने कहानी सुनाई है, चीजें समझाई हैं, वो यहाँ 3 लाइनों में पूरी हो गई। 3 लाइनों में यहाँ पे मैंने इनको पूरा कर दिया। अभी समझ में आया है ना। चलो बहुत बढ़िया। चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। देखो, अगर अभी क्या सिलेबस नहीं आया है ना, राइट,
अगर इन केस सिलेबस आता है, कोई भी चेंज होता है, अप डाउन होते हैं सिलेबस में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मैडम जी हमने तो फालतू में ये चीज पढ़ ली या हमने ये चीज नहीं पढ़ी। भाई बेफिक्र रहो बिल्कुल, आपको अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी, आपके अच्छे नंबर लाने की जिम्मेदारी हम लेके चल रहे हैं। तो भाई अपने टीचर के ऊपर भरोसा बना के रखना। इन केस अगर चेंज हो जाता है कोई बात नहीं है भैया कि वो चैप्टर हट गए हैं, वो टॉपिक हट गया है, नीट में तो आएगा, नीट में तो आएगा, नीट से थोड़ी हटा है ना, ठीक है। और जो चीज ऐड ऑन हो जाएगी यानी कि जुड़ जाएगी तो उसको बाद में पढ़ा दिया जाएगा, तो बेफिक्र रहना बिल्कुल, ठीक है। आओ अच्छे बच्चों की तरह यहाँ चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना को देखेंगे कि जो पुष्प होती है जो पुष्प होता है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर आपके पास नर भाग की संरचना आ जाएगी, नर भाग की संरचना जिसमें हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास मादा भाग की संरचना आएगी, मादा भाग की संरचना में क्या देखेंगे हम, गुरु बीजाणु जनन देखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, कि हमको पता है कि नर भाग मिल गया, मादा भाग मिल गई, दोनों चीजें मिल गई हैं। अब दोनों के मिलने में क्या होता है, निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है। अब ऐसे भी तो कुछ चीजें हैं, घटनाएं हैं जो निषेचन होने से पहले होती होंगी, तभी तो निषेचन होगा, है ना। तो ऐसी घटनाओं के बारे में आप पढ़ोगे। फिर परागण के बारे में पढ़ोगे कि परागण क्या होता है। फिर आप निषेचन यानी दोहरा निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद निषेचन पश्चात संरचनाएं और घटनाएं, यानी कि निषेचन हो गया है, ठीक है, परागण हो गया है, उसके बाद जो संरचनाएं बन रही हैं कि निषेचन होने के बाद जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में पढ़ोगे। फिर आप असंग जनन और बहुभ्रूणता, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे से फटाफट से समझ जाओगे आप लोग, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं कि आज एक्चुअली में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत लंबा लंबा हो गया है ना। तो आज हम परिचय देखेंगे, पुष्प की संरचना देखेंगे, नर जननांग संरचना और मादा जननांग संरचना के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, करेक्ट है ना, सबको समझ में आ गया। आ जाओ भाई, फिर सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक क्या है, पुष्प की संरचना। तो यहाँ पर जो पुष्प की संरचना है वो क्या है, एक तो सहायक अंग आ जाते हैं और दूसरे आवश्यक या फिर लैंगिक अंग आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है फिर, है ना, सहायक और आवश्यक अंग। तो सहायक अंगों की बात करती हूं तो देखो, सहायक अंग से समझना कि जो चीज सहायता कर रही है, यानी कि कोई चीज क्या कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है। तो ये ऐसे अंग हैं, ऐसे पार्ट हैं जो क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन से ऐसे पार्ट आ जाते हैं, ऐसे दो पार्ट आ जाएंगे हमारे पास। एक आता है बाह्य दल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक। और दूसरा क्या आ जाएगा, दल आ जाता है, जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गए, हमारे सहायक अंग हो गए। अब आवश्यक और लैंगिक अंग की बात करते हैं। तो आवश्यक हमने क्या बोला, यानी कि जो चीज हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो यानी कि जो चीज हमारे लिए असेंशियल है, हम क्या लिखेंगे इसको, जो चीज हमारे लिए असेंशियल है ना, असेंशियल या फिर जरूरी, ठीक है। अब यहाँ पर लैंगिक अंग की बात हुई है, यानी कि जो किस में सहायता कर रहे हैं, लैंगिक प्रजनन में कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि वो कौन से पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो, ठीक है। वो क्या है, सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका पुमंग, ठीक है, पुमंग क्या है, नर भाग आ जाता है। दूसरा क्या आ जाएगा आपका जायांग, जायांग क्या आ जाता है आपका, मादा भाग आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको, राइट। पुमंग क्या होगा, एंड्रीशियम हो जाएगा, और जायांग क्या हो जाएगा आपका, गाइनीशियम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं और इन दोनों के दोनों अंगों को, है ना, जो चक्र है सॉरी, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा है, देखो शुरुआत इससे करेंगे। शुरुआत ही गलत हो गई, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल। ये एक देखो इस तरीके से ना, ऐसे करके दो डंडी आ जाती है, ठीक है। और डंडी आती है, उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से ऐसे करके ये ऐसा पार्ट आ जाता है। तो ये दो पार्ट हैं, ये दो पार्ट क्या कहलाते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है जो क्या कहलाता है आपका, पुष्प व्रंत कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं, जिसको हमने क्या बोला, पेडिकल बोला। फिर ये वाला भाग आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं,
है ना, यानी कि पुष्प का आसन है। पुष्प क्या है, इसके ऊपर विराजने का काम करता है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, थैलेमस बोला, जिसको हमने क्या बोला, थैलेमस बोला। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई सहायक अंग आते हैं, बाह्य दल और दल। तो सबसे पहला सहायक अंग आपका ये आता है इस तरीके से। कलर चेंज करते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे वरना। ये एक स्ट्रक्चर आपने फूल में देखा होगा, इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, हरे रंग का, ये क्या कहलाता है आपका, ये होता है बाह्य दल। ठीक, ये क्या कहलाता है आपका, बाह्य दल कहलाता है, बाह्य दल। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, सेपल बोला था, राइट। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर आता है, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर आ जाता है भाई, जो पुष्पों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। इसके बिना तो परागण हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसके बिना परागण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ये खूबसूरत नहीं दिखेगा तब तक क्या होगा, जो पुष्प होंगे किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कीट आके बैठेंगे ही नहीं। ठीक है, उनके ऊपर कीट आके बैठेंगे ही नहीं वरना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दल। ठीक है, दल को हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक और संरचना आती है, वो बीच में कुछ इस तरीके से मौजूद होती है, छुप के बैठी हुई होती है, बिल्कुल किसी की नजर ना लगे, ऐसे करके। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होता है, ये होता है इसका मादा जनन अंग, यानी कि ये है स्त्री केसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, है ना। वो ढाई ढाई वाली पिस्टल में समझ लेना ये फूल वाली पिस्टल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर, यानी कि स्टेमन बोला हमने इसको, क्या बोला हमने इसको, स्टेमन। अब बताओ ये फूल की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, कितनी खूबसूरत है और कितने सिंपल तरीके से बन गई। क्या ऐसा स्ट्रक्चर आप अपने एग्जाम की कॉपी में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें यहाँ पर लेकिन एक और चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी समझो। क्या समझनी, मैंने बोला कि भाई ये जो है पुष्प वृंत है, जो एक टहनी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये टहनी है, इस पे जुड़ा हुआ होता है, फूल एक टहनी पे ही तो लगा हुआ होता है। इसके ऊपर पुष्पासन आता है, जिसके ऊपर ये पुष्प ऐसे करके विराजता है ना। फिर आपका बाह्य दल आ गए। अब देखो, अगर ये जो बाह्य दल है, यहां लिख देती हूं, ये जो बाह्य दल है संख्या में अगर एक से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाह्य दल पुंज। ठीक है, दूसरी चीज, दल की बात कर रही हूं, यानी कि पेटल की बात कर रही हूं। ये अगर दल की बात कर रही हूं, दल जो है एक से ज्यादा है संख्या में, क्या कहलाएगा, दल पुंज कहलाएगा। ठीक है ना, दल पुंज कहलाएगा। सेम वही स्त्री केसर के साथ होगा, जो स्त्री केसर अगर संख्या में एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, जायांग कहलाएगा। ठीक है, यानी कि गाइनीशियम कहलाएगा। ठीक, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं पुंकेसर की बात करती हूं। पुंकेसर अगर संख्या में एक से ज्यादा है तो पुमंग कहलाएगा, यानी कि एंड्रीशियम। ठीक है, एंड्रीशियम। इतनी बात कितने बच्चों को समझ आ गई है अच्छे तरीके से? जिनका एरोप्लेन नहीं उड़ा है कृपया करके मुझे बता दे, है ना, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। फटाफट से थम्स अप की लाइन लग जानी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया है, इसको अब हम आगे बढ़ा देते हैं। चलो ये देखो, अगर इस वाले फूल को, ये जो आपका गुड़हल का फूल है जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हो, इसको अगर मैं डायसेक्शन के लिए लेके जाती हूँ, तोड़ तोड़ के देखती हूँ, तो हमको देखो इसके सारे जो दल हैं, ये पेटल हैं, ये अलग दिखाई देते हैं। ये क्या आ गया आपका, ये सेपल आ गया, यानी कि ये बाह्य दल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपके दल। ठीक है, ये क्या है आपका बाह्य दल हो गया, ये बाह्य दल।
ठीक है, ये क्योंकि बाह्य दल आ गया। अब ये वाला जो भाग है, ये पूरा जो भाग है बीच वाला है ना, ये क्या है, ये आपका क्या है, स्त्री केसर है। ठीक, और जो आपको ये निकले हुए दिख रहे हैं ना, पूंछ 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 पूंछ, ये क्या आपके पुंकेसर है। क्या है, ये आपके पुंकेसर है। ठीक है, ये क्या है आपका मादा भाग है, और ये क्या है आपका नर भाग है। राइट, अभी समझ में आ गया। कितने इजी तरीके, देखो ये इसका अंडाशय दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है इसका अंडाशय है ना, इसको खोल के दिखाया है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मादा भाग आ गया है बाहर, और ये पूरा का पूरा क्या है बाहर, नर भाग है। कितने इजी सिंपल तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब इस फूल को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। चलो अब आती है पुष्प की नर जननांग संरचना के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जो एक फूल का होता है। तो क्या है वो, ये है ना, ये जिनको हम एंथर भी बोलते हैं, जिनको हमने क्या बोला, एंथर भी बोला। चलो, तो इसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और इसको बाहर लेकर आते हैं। देखो ये एंथर, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, और ये 3 भागों से मिलके बना हुआ होता है। 3 भाग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से, पहला ये वाला आ गया जिसको आपने पराग कोश बोला। ठीक है, जिसको क्या बोला आपने, पराग कोश बोला। राइट, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोला, एंथर। ठीक, फिर क्या होता है, ये वाला भाग आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तंतु, यानी कि फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, फिर ये वाला भाग आता है जो इन दोनों भागों को जोड़ने की क्या करता है, कोशिश करता है, या बोलो जोड़ता ही जोड़ता है, कोशिश नहीं करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो योजी बोलोगे आप या फिर संयोजी ऊतक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई कि जो नर जननांग संरचना है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, अब अगर ये जो नर जननांग संरचना है इसको मैं काटूंगी, है ना, अनुप्रस्थ काट करूंगी, तो मुझे ये कैसा नजर आएगा। अनुप्रस्थ काट मतलब इसको ऐसे काटना कि अगर ये है, ये एक एंथर है यानी कि पराग कोश है, इसको मैं काटूंगी ऐसे करके, तो मुझे ये कैसा दिखाई देगा। तो चलो ये वाले हिस्से को हम कहाँ बाहर लेकर आते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा दिखता है ये, देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे करके दिखता है, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहां पर क्या होती हैं, यहां पर 2 पालियां मौजूद होती हैं। एक पाली ये वाली हो गई पूरी और दूसरी पाली ये वाली हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी। अब इन 2 पालियों में क्या होता है, 4 कोष्ठ होते हैं। ओके, इन 2 पालियों में क्या है, 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, कोष्ठ हैं। ये भी कोष्ठ, ये भी कोष्ठ, ये भी कोष्ठ और ये भी कोष्ठ। ठीक है, 4 कोष्ठ हो गए। अब 4 कोष्ठ हैं ये। ठीक है, हमने बोला यहाँ पर 2 पालियां हैं, 2 पालियों में 4 कोष्ठ हैं, और इन कोष्ठ में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी, चारों में होती है, चारों में। तो मैं यहाँ एक में मेंशन कर देती हूँ, इस कोष्ठ में क्या है, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी है। 4 कोष्ठ में यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी होंगी, और इन लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर हो रहा है लघु बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण, जो इस चैप्टर में आप आगे चल के समझोगे कि पूरा ये जो मैं बता रही हूँ एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। तो जो पुष्प की नर जननांग संरचना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ही समझना है। ये इस तरीके से देखो,
आपको बुक में दिखाया गया है, राइट? ओके, चलो अब आता है पुष्प की मादा जननांग संरचना। पुष्प की मादा जननांग संरचना कौन सी बताई थी मैंने? स्त्री केसर बताई थी, है ना? स्त्री केसर कैसे बनाओगे आप? ऐसे करके ये रही, ठीक है। ये क्या है? आपकी मादा जननांग संरचना है। ये क्या होती है? ये 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे ऊपर वाली होती है वर्तिकाग्र, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, ठीक। इसके बाहर ये पतली सी नली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका, ठीक है। अब देखो, अभी समझाऊंगी आप लोगों को। वर्तिका को हम क्या कहते हैं? स्टाइल, ठीक। फिर ये वाला जो गोल गोल बना हुआ है, ये वाला भाग होता है, ये हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है इसके अंदर? बीजांड, ठीक है। ये क्या है? इसका बीजांड है, जिसके अंदर क्या होता है? मादा युग्मक होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है? मादा युग्मक। और यहीं पे आके जो नर युग्मक होता है यहीं पे आके मिलता है और यहीं पे इनका निषेचन हो जाता है, राइट? इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखो, समझो कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीजें हैं यहाँ पर। कि हमने बोला वर्तिकाग्र, जिसको हमने बोला स्टिग्मा। स्टिग्मा से मतलब किसी चीज का चिपचिपा होना, यहाँ आके स्टिक हो जाना। तो यहाँ पर जो परागकण होते हैं, यहाँ पे आके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र पे आके चिपक जाते हैं, यहीं पे परागण की क्रिया होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये आपकी पतली सी नली आ जाती है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, यानी कि स्टाइल। अब लड़कियों को पतला दुबला रहना तो बहुत पसंद है, तो इसने बोला मैं अपने आप को मेंटेन क्यों नहीं करूं, तो ये भी अपने आप को मेंटेन करके रखती है और एक नली के जैसी होती है। उसके बाद भाई ये आ जाता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। ये क्या करती है? ये यहाँ पर जो वो होता है, मादा युग्मक होता है, उसको संभाल के रखने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाती है? ये आपकी आ जाती है भाई मादा जननांग संरचना, ठीक है, जो आपको इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगी। दिख रही है आपको, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, क्लियर हो गई है ना? आज हमने क्या देखा? बेसिक बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम, है ना? और आज की क्लास को फिर यहीं पे क्या करते हैं? हम लोग समाप्त करते हैं बेसिक चीजों के साथ ही। अगले जो क्लास होगी, अगली क्लास में इससे थोड़ा और हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे चीजों को, है ना? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ एक और नए लेक्चर के साथ, जहाँ पे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज बोल देती हूँ भाई, कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो अगर पसंद आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिए हुए हैं, होमवर्क करना बिल्कुल नहीं भूलना है। होमवर्क करने की आदत डालो। यकीन मानो, जो हम होमवर्क में क्वेश्चन करते हैं ना, वो हमें अक्सर याद रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पूछते हैं, उनको सर्च करते हैं गूगल पे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। टाटा।